आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। आओ एक दूसरे का हाथ थामे। हो बदलाव नया एजुकेशन सिस्टम में। हो बदलाव नया एजुकेशन सिस्टम में। एक नई क्रांति का आगाज करें। मैं नासिर हुसैन आप सबका जीएनआरडी क्लास में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक बिल्कुल इनोवेटिव तरीका से मैं आपको आज में पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। हम लोग पढ़ेंगे वही जो हमारे सिलेबस में रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ने का जो तरीका रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा। इसके पीछे के रीजन है, इसके पीछे के रीजन ये है। अब जरा सोचो, थिंक योरसेल्फ। अब जो भी क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक आपने जो भी पढ़ा होगा, अब जस्ट सोचो अपने आप को। अगर मैं कहूं कि आप बताओ क्लास 6 में साइंस का चैप्टर नंबर 7 में आपने क्या पढ़ा होगा, जरा सोचो, कुछ देर तक सोचो। अब जब सोचोगे तो फिर आपको ये सोचने का मौका मिलेगा, यार हाँ हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था। हाँ ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था, बट वही चीज जब आप खोल कर देखने की कोशिश करोगे, अभी आप रिमाइंड करने की कोशिश करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा यार लगता है कि बिल्कुल एक नया चीज हो, कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा आपके साथ ही नहीं लगता है, मैक्सिमम लगभग और सारे बच्चों के साथ यही एक समस्या, एक प्रॉब्लम है। यही सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बिल्कुल मैं एक नया तरीका मैं आपके सामने लाया हूं, ताकि कि आप लंबे समय तक आप चीजों को याद रख सकें, राइट, ताकि कि आप समझने में आपको बेहद आसानी हो। ओके, इस चीज को समझने के लिए दोस्तों जो मैं एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझाना चाहता हूं, राइट। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे क्या, जरा मैं बता देता हूं। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। आई बात समझ में। इन्हीं को जो मैंने ये कंटेंट लिखा है, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझाना चाहूंगा, ताकि तब आप एक समझ पाएंगे कि इसमें क्या अलग है। आपने पहले ही तो पढ़ा है, लेकिन इसमें पढ़ने का क्या जो अलग स्ट्रेटेजी मैंने जो यहां पे लाया हूं आप सबके लिए, ताकि कि आप आसानी से समझ सकते हैं। जरा एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको मैं समझाना चाहता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं समझाना चाहता हूं। मानिए आप एक स्कूल की तरफ से, जो स्कूल वाले ने आपको एक एक्टिविटी पर लेकर गया। जो एक्टिविटी है आपको बिल्कुल एक फॉरेस्ट पे, कहां पर है, एक ऐसी जंगल, एक ऐसा फॉरेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के गए वहां पर, और आपसे कहा गया कि भाई ये फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट है। उसने कहा कि भाई तुम्हें क्रॉस करना है, यहां से तुम्हें निकलना है और तुम्हें यहां पे एग्जिस्ट कर जाना, राइट। यहां से एंट्री करनी, यहां पे आपको एग्जिस्ट कर जाना है। आई बात समझे, बिल्कुल एक अननोन जगह है। उसी हिसाब से जो आपका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो चैप्टर नंबर 1 है, ये भी बिल्कुल आपके तरह अननोन है, आपने कभी पढ़ा नहीं, राइट। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर जो आपके जो टीचर्स हैं वो उसने ये कहा कि भाई देखो ये तो तुम्हारे बिल्कुल अननोन है, तुम कहीं खो न जाओ। इसी हिसाब से समझाने के लिए और अवॉइड मतलब करने के लिए कहीं आप खो न जाओ, तो उसी हिसाब से आपको क्या एक मैप दिया गया। उस मैप को समझाने के लिए एक गाइड भी दी गई। तो गाइड क्या करेगा, बच्चों को समझाएगा, उससे ये कहेगा कि पहला पॉइंट में जाओगे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, सेकंड पॉइंट में, फिफ्थ 6 7 आपको 7 पॉइंट्स ऐसे जो घूमने हैं, और आसानी से आप क्या करोगे, घूम करके क्या करोगे, आपको एग्जिस्ट हो जाना है। ताकि कि इसका पीछे की ये रीजन है वो बता दिया, ताकि कि आप जब भी जाओ आपके साथ में कोई गाइड भी नहीं जाने वाला है, राइट। ये जंगल बिल्कुल है एक आपके एग्जाम हॉल की तरह है। एग्जाम हॉल पे जिस तरह से आप अकेले जाते हैं, आपके साथ ना कोई नोट्स जाता है, न आपके साथ कोई टीचर्स जाता है। आ रही ना बात समझ में। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वही लिखना पड़ेगा जो आपको टीचर्स पढ़ा दिया है, राइट। जब आपको पढ़ा दिया तो इतनी सारी चीजों को कैसे याद रखोगे, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीका से फॉलो करोगे। तो गाइड ने कह दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपको घूमने हैं। जब मैं मान लेता हूं कि आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया, आपने एक पॉइंट को देखा, फिर दूसरे पॉइंट, फिर तीसरे, फिर ये फोर्थ रहेगा। ये क्या है, ये फोर्थ है, एक कहीं फिफ्थ है, 6 7, आप कहीं फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए। जब आप फोर्थ पॉइंट में पहुंचे तो फिर आप रिमाइंड करोगे, यार मैंने क्या क्या देखा। तो अच्छा गाइड ने कहा था 1 चीज 2 3 4, अच्छा हमने 4 प्लेसेस को देख ले। अब हमें कितने जाना है, 1 2 3 और 3 जगह हमें और घूमने हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक टाइम टेबल का शेड्यूल भी पता रहेगा। उसी हिसाब से जब आप पढ़ेंगे इन सारे कंटेंट्स को, तो जब आप एक पॉइंट है
पॉइंट नंबर 4 पे जब आप आएंगे, अच्छा सर ने हमें पहले एक नंबर पे इंट्रोडक्शन पढ़ाया, दूसरे नंबर पे मैटर्स एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया, थर्ड, फिर हमारे फोर्थ। अब हमें कितना चीज पढ़ने हैं? पढ़ने हैं फिफ्थ और साथ में सिक्स, लास्ट में सेवंथ पढ़ने हैं। आपको एक टाइम टेबल का शेड्यूल बना रहेगा, आपको लंबा टाइम तक आपको याद भी रहेगा, राइट। उसी हिसाब से जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल मिलेगा। जैसे कि यहां पर बच्चा अगर चला जाएगा तो फोर्थ नंबर पर कहेगा कि भाई हमें 4 जगह हमने घूम लिए, 3 जगह और घूमने हैं। अगर मानो अगर आपके पास ये मैप ना होता, गाइड तो होता, आपको जाने से पहले बता देता, टीचर तो होता है आपको पढ़ा देता है, लेकिन जो और सब टीचर्स जो पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं आपको इस एक हिसाब से नहीं पढ़ा पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे मिस हो जाता है। अगर ये मैप ना होता तो बच्चा जब भी एंट्री करता तो क्या हो जाता, ना इससे कोई पॉइंट्स के पता था, ना ही इसके बारे में कुछ वो जाना, बिल्कुल मोगली की तरह जिंदगी भर क्या होता, घूमते रहता। उसी हिसाब से जब कोई भी इस हिसाब से जब बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो भी क्या हो जाता, फेल हो जाता है। आ रही ना बात समझ में? ये मोगली की तरह घूमने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं और बेहतर ढंग से पढ़ भी नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो फेलियर होने का रीजन बनता है। आ रही ना बात समझ में? मेरी होप ये है कि आपने बिल्कुल इसको अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तरफ। हालांकि मैंने एक लंबा लेक्चर दे दिया, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 9 इसलिए मुझे देना पड़ा ताकि कि आपको समझ में आए। पहला इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है। इसमें और कुछ चीजें ये है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद हमें ये देखना है जो कि पहले के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो मैटर को किस हिसाब से क्लासिफाइड किया था या फिर क्लासिफिकेशन किया था। बाद में उसके बाद जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जो बाद में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब जब मॉडर्न टाइम आए, जब साइंटिस्ट आए, तब फिर उन लोगों ने मैटर्स को किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड पॉइंट में मैटर्स एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। फिजिकल, इसमें हम लोग ये देखेंगे मैटर्स एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। मैटर्स क्या होता है उसको समझेंगे और साथ में मैटर्स का फिजिकल नेचर क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर पे रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनको हम लोग समझने में आपको मदद होगी। इनसे अब फिर हम लोग इसको समझेंगे बेहतर ढंग से। इसमें हमें 3 चीज समझना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पहला है मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैटर्स जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होते हैं तो मूव करते हैं। वो क्यों करते हैं हम लोग वहां पे समझेंगे। सेकेंड है मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर्स होते हैं उसके बीच में स्पेस भी होता है, इनको भी समझेंगे। थर्ड पॉइंट है वो है मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थर्ड नंबर पे हमने देख लिया। अब हम लोग दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो पढ़ेंगे वो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स का कितने स्टेट्स होते हैं? मैटर्स का मेनली 3 स्टेट्स होता है। पहला है द सॉलिड स्टेट, सेकेंड है द लिक्विड स्टेट, द गैसियस स्टेट थर्ड में। फिफ्थ नंबर पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। कि मैटर जो है, मैटर जो अब ये जो मैटर क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो जो मैटर होता है वो अपना स्टेट कैसे चेंज करता है, राइट, उसको भी समझेंगे। चेंजिंग या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग 2 चीजें समझेंगे। जो मैटर है जो अपना स्टेट को चेंज करता है वो है 2 तरीका। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर जो चेंज करेंगे तो उस मैटर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो हम लोग समझेंगे। मोस्टली हम लोग यहाँ पे वाटर मैंने लिखा है, मतलब कि जब भी हम जो टेम्परेचर अगर किसी मैटर का जो हम लोग चेंज करेंगे उस मैटर का नाम कहीं ना कहीं हम लोग वाटर को एक बेस मान के चलेंगे। आई बात समझ में। सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे किसी भी मैटर का तो वो मैटर का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वो किस तरह से होगा। मोस्टली हम लोग इसमें गैस को एक बेस लाइन मानकर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 6 है, 6 पे है इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे और साथ में इवापोरेशन में जो पॉइंट्स 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स, पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। कि कौन ऐसे चीजें हैं जो कि इवापोरेट होने में, इवापोरेट का मतलब होता है पानी का वाष्प होना, है ना। वाष्प का मतलब होता है वहां पर किस हिसाब से पानी इवापोरेट होता है। इन इवापोरेशन जो
होता है मैटर्स का, वो कौन कौन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन ऐसी चीजें फैक्टर्स करता है जो कि किसी भी जो लिक्विड का ही मोस्टली इवापोरेशन होगा वो कितना ज्यादा इवापोरेशन होता है और कितना ज्यादा इवापोरेशन कम होता है, उन चीजों का समझेंगे। सेकेंड में है इवापोरेशन कॉजिंग कूलिंग। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इवापोरेशन होता है, जो भाप बनता है पानी का, वो कहीं ना कहीं कूल होने का या फिर ठंडा होने का रीजन होता है, जैसे कि हमारे कूलर में देखने को हमें मिलता है। 7th पॉइंट में दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा प्लाज्मा एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारा ये लास्ट पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस चैप्टर पे हम लोग 7 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, एक बेहतर ढंग से आप समझ में आएगा। और जो मैंने यहाँ पे जो कंटेंट मैंने अभी बताया कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में बिल्कुल एकदम बहुत फास्ट, बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह काम करने लगेगा। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आप 5th नंबर पर जब भी आप आएंगे तो आप अच्छा जी मैंने 1 नंबर 2 3 4 5 हमने पढ़ लिया, अब हमें जी कितना पढ़ना है, अब हमें 6 और 7 नंबर को पढ़ना है। तो आपको जो पॉइंट्स का नाम याद रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा मैंने आपका लेक्चर दिया, लेकिन ये कमाल की चीज है ना। ओके दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला से, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। जरा हम लोग परिचय जरा कर लेते हैं किसका, चैप्टर नंबर 1 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि दोस्त आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम जरूर बताएंगे। पेरेंट्स आपका नाम रखा जाता है, साथ में उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। बोलते नहीं हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे नाम वैसा काम। उसी हिसाब से यहाँ जो नाम है, जो नाम मतलब इस चैप्टर का तो नाम ही तो है, इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास में जो भी चीजें देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या मैटर्स होता है। हमारे आसपास में कौन कौन चीजें मैटर होता है ना। हमारे आसपास में जो चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है अभी हम लोग आगे बताएंगे आपको, राइट। जब हम लोग आएंगे ना मैटर पे तब बेहतर ढंग से समझाऊंगा मैं आपको। इंट्रोडक्शन, इसमें आपको बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आपको नोट डाउन करना है, राइट। आप पेन और नोटबुक लेकर के जरूर से जरूर बैठें ताकि कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको एक समझने में ज्यादा हेल्पफुल मिले। वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट मैटर। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस पे हम लोग मैटर्स को समझेंगे और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स की जो खासियत होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि मैटर्स जो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, मैटर्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उन चीजों को पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो उसके स्टेट्स होते हैं उसको समझेंगे इस चैप्टर में। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर अपना स्टेट्स कैसे चेंज करता है, और साथ में हम लोग इवापोरेशन को भी पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने पढ़ा, अगर आपसे अगर किसी ने पूछ लिया बताओ भाई चैप्टर नंबर 1 में क्लास 9th में साइंस में आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो आपको फटाफट इसको क्या करना है, चिपका देना है। हाथ नहीं चिपकाना है, मतलब ये सारी चीजें आपको बता देना फटाफट। आए ना बात समझ में? अब हम लोग यहां से आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, वो रहेगा अब रहेगा अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स। फिर हम लोग फिर यहां से 1 by 1 को देखने की कोशिश करते हैं और समझ लेते हैं, से आगे देख लेते हैं। यहां पे दोस्तों है, ये है अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले ऐसा हुआ जब ह्यूमन जब एग्जिस्टेंस में आए, जो हमारी साइंस के आने से पहले ही जो अब हमारे पूर्वज थे, जो उस जमाने में भी लोग क्या कोशिश कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन सब चीजों का किस तरह कैटेगराइज किया जाएगा। वाटर हो गया, हमारा जो सॉइल है, या फिर हमारे स्काई है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सबको किस हिसाब से कैटेगराइज किया जाए। तो उस वक्त उन लोग कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं में से जो इंडियन फिलोसोफर्स थे पहले के, अभी के नहीं, पहले के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जो मैटर्स था, मैटर्स को उन लोगों ने 5 में क्लासिफाइड कर दिया। किसमें कर दिया? 5 पार्ट्स में उन लोगों ने क्लासिफाइड कर दिया। सो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, पहले याद रखना, ऐसा नहीं कि अभी के नहीं, उस जमाने के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने क्या किया, मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया। उन जो 5 जो एलिमेंट्स तो उन लोग तो इंडियन थे, इसीलिए हिंदी में नाम पड़ा, हिंदी में जो नाम पड़ा वो पड़ा पंच तत्व।
पंच का मतलब होता है 5, तत्व का मतलब होता है मैटर। आइए बस समझ में, वो कौन से 5 हैं उसको समझते हैं। पहला एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यही 5 चीजों को उस जमाने में जो इंडियन फिलोसफर्स थे, इसीलिए उन लोगों ने 5 तरह का मैटर्स कहा था पहले। फिर बाद में देखें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू देम, इन्हीं के ही जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स के हिसाब से ही कह रहा है एवरी थिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उन लोगों ने यह भी माना कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो ये सबके सब क्या है, मैटर्स के बना हुआ है। लेकिन ये क्या था, पहले गलत हो गए। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की, लोगों ने और इसके बारे में गहराई से जब जानने की कोशिश की, तो फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने मैटर्स को क्लासिफाइड किया गया 2 चीजों पे, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 चीजों के बेसिस को वैसे बेस पे रख करके जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मैटर्स को डिवाइड कर दिया। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। बट जो हम लोग क्लास 9th में जो दोस्तों पढ़ते हैं वो है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ना कि क्लास 9th में। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं मेन जो हमारे जो मुद्दा है, मुद्दा दोस्तों अब यहां पर है वो है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है वो है मैटर एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम लोग यहां समझेंगे कि मैटर क्या होता है, और हम लोग इसमें यह भी जानने की दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स का क्या होता है उसको समझते हैं। हम लोग पहले यहां पर समझेंगे मैटर। व्हाट इज मैटर, पहला सवाल ये है। व्हाट इज मैटर का दोस्तों जो जवाब है वो समझते हैं। अ मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास, याद रखना, मास एंड occupies some space and matter is made of tiny particles। कह रहा है मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मास हो या फिर जो कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब कुछ जगह लेती हो, या कुल मिलाकर के वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि जहां पर जगह जो लेता है, जैसे कि मैं हूं, मैंने कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया तो वो मेरा वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। जहां आप बैठे हुए आपने भी कुछ स्पेस को लिया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा, तो उनको भी आपको वॉल्यूम कह सकते हैं। सो कुल मिलाकर के समझ में एक चीज बात है ये आई, मैटर का एक सब्सटेंस है जो कि जिसका मास हो और साथ में उसका वॉल्यूम हो, या फिर कुछ ना कुछ वह स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उन्हीं को हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर जो बना हुआ होता है वो किसका, टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। ऐसे मान लीजिए जो इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में या फिर पूरा ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सब के सब मैटर है, यूं कह सकती हो। इसलिए क्योंकि अगर आप हम अपने चारों ओर देखें तो हमारे लगभग वो मैटर से ही आपको इर्द गिर्द घूमेगा मैटर। जैसे कि अगर मैं देखूं, मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है, या फैन है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, पानी है, गैस का फॉर्म में हमारे पास एयर है, और तो कुछ तो हो नहीं सकता। हम ह्यूमन बीइंग, हम भी एक मैटर हैं, बिकॉज हमारा भी क्या है, मास है, हमने कुछ ना कुछ जगह लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मैटर है। आई बात समझ में। सो इनका एग्जांपल समझते हैं। पहला पेन, पेन जो हमारे पास है यह भी एक क्या है, मैटर है, क्योंकि पेन का जो कुछ ना कुछ वजन होता होगा, मास है, और साथ में कुछ ना कुछ क्या जगह लेती हो ना, जहां पर हम रखेंगे तो वहां क्या, वो तो कुछ जगह लेंगी ना, उन्हीं को हम लोग मैटर बोलते हैं। ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल है। हम रोज ही इस चैप्टर से क्या जुड़ी हुई चीजों को हम रोज ही देखते हैं, बट थोड़ा सा एक सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक तौर से जो हम बता रहे हैं, इसीलिए ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल हम आसपास में जो देखते नहीं कि यार एक पाउच है तो हम तो कितना पेन रख सकते हैं, 15-20, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या हम उससे ज्यादा एक पाउच में क्या 15-20 से ज्यादा पेन रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इससे ज्यादा भी मैंने बोल दिया, क्यों कुछ ना कुछ जगह लेता हो। आई बात समझ में। सेकंड है पेंसिल, वो भी एक मैटर है, मास से कुछ ना कुछ जगह लेती हो। ह्यूमन बीइंग, हम इंसान भी क्या एक मैटर है, राइट। लेकिन हम लोग किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग मैटर जो आते हैं लेकिन सॉलिड में आते हैं, है ना। हम तो क्या ऐसे तो नहीं कि लिक्विड में है, जहां दबाओ वहीं दब गया, नो। हम लोग क्या है, सॉलिड, हम लोग एक मैटर में है। साथ में है एयर, हवा। अरे यार, हवा तो किसका मास तो होता नहीं है, हम हवा को तो नाप नहीं सकते, वो तो हवा जगह भी नहीं लेती हो। तो लेकिन दोस्तों, क्या आपने बलून को देखा है? बलून में हम लोग एयर डालते हैं। अगर
एयर अगर स्पेस ना लेता तो हम जितना चाहे बलून में एयर डाल देते, लेकिन अगर हमने ज्यादा डाला तो क्या होगा? ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ लिमिटेड स्पेस है। हवा भी क्या लेती है? जगह लेती है। इसीलिए एयर भी क्या है? एक मैटर है, वो भी स्पेस लेती है। आ रही ना बात समझ में? और समझ में आ जाते हैं सन। यस, सन सूरज, उसका भी क्या मास है। और स्टार, ये भी बहुत, स्टार्स मतलब सितारे, वो भी क्या मैटर है, वो भी स्पेस लेते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मास है। आई बात समझ में? प्लानेट है ना, हमारा प्यारा और खूबसूरत धरती है ना, वो भी एक क्या है? एक मैटर है कि उसका भी, हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसका भी मास है और कुछ ना कुछ जगह लेती है। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, उसमें से एक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर मैटर को, तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल का मतलब होता है एक्चुअल में मैटर दिखता कैसा है, अब छूने में कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, वो एग्जिस्टेंस किस रूप में करता है, उनको समझते हैं। यहां पर पहला जो हम लोग समझेंगे वो है ए नंबर पे, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े से बने होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट है ऑल मैटर्स कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स बने हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, सेल से बना हुआ। किसका बना हुआ है? बिलियंस ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी में क्या तो प्रेजेंट होता है। जिस हिसाब से ह्यूमन बॉडी एक सेल का बना हुआ है, उसी तरीके से जितने भी मैटर बना हुआ है वो सबके सब किसके? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में? दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। यही सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एटम। जैसा ह्यूमन बॉडी में क्या सेल से बना होता है, सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद होता है ऑर्गन सिस्टम, तब फिर ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में? उसी हिसाब से जो मैटर बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है उसका? एटम होता है। एटम के बाद पार्टिकल्स होता है, फिर मॉलिक्यूल्स, तब फिर मैटर बनता है। आई ना बात समझ में? अभी मैंने आपको मैं एक सीक्वेंस वाइज में बना दूंगा, तब आप समझ लेना, इतना समझ लो आप। नेक्स्ट बी में ये है, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर टू स्मॉल। ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इसको खुली हुई आंखों से देख ही नहीं सकते, और ये क्या होते हैं? एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पल, अगर आप जिस जगह बैठे हुए हैं, धूल मिट्टी हमारे आसपास उड़ रही होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी सारी धूल मिट्टी है। अगर मैं मान लो एक बंद कमरा है, अंधेरा बिल्कुल है, बाहर से अगर कोई सूरज की रोशनी अगर आ जाए, तो आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द क्या कुछ जो धूल, जो मिट्टियां होती है उसके आसपास घूमते रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पर उतनी ज्यादा लाइट नहीं है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। और दूसरा एग्जांपल, अगर टॉर्च ले, अगर टॉर्च अगर हम पास करें अंधेरे एक रूम में, तो हमें क्या देखना पड़ता है? उसके आसपास में कुछ ना कुछ धूल मिट्टी कितने ज्यादा रोटेट करती होती है। वो कहां से आता है? वो पहले से ही वहां पर मौजूद होता है, लेकिन हमारे आंखों जो देख नहीं पाता हुआ खुली हुई आंखों से, इसीलिए हमें लगता है कुछ है ही नहीं। जब कोई रोशनी वगैरह आ जाए, तब हमें क्या लगता है कि हाँ, यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। आई बात समझ में? ओके जी, ये बहुत छोटे होते हैं, हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। सी में है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। कहता है, और उसका तीसरा जो प्रॉपर्टीज तो मैं नहीं कह सकता, इनकी खासियत है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का, कि अगर कोई भी मैटर को, वो क्या होता है, अगर हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी पहले से ही मौजूद होता है, अगर हम लोग अगर हीट देना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा मूव करने लगेगा, बहुत ज्यादा फास्ट करने लगेगा, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। हीट देने की ही वजह से वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फास्ट का मतलब जो मैटर होगा उसकी भी जो स्पीड होगी वो भी ज्यादा तेज होने लगेंगे। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। जिस हिसाब से अगर हम उस पार्टिकल में, अगर हम लोग मैटर में क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर देना शुरू कर दिए, तो उस मैटर का जो पार्टिकल्स है वो भी तेजी से घूमना शुरू कर देगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी तेज आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा तेज होगी, मैटर उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? बबल्स ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो, अगर गर्म पानी आप कर रहे होते हैं गैस सिलेंडर में, तो आप कुछ देर के बाद जब हीट देने के बाद हमने ये देखते हैं कि पानी के जो पार्टिकल्स है तो बहुत ज्यादा क्या होता है? मूव करने लगता है, इधर से उधर करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, इसीलिए उस पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाता है, उन्हीं के ही वजह से ही क्या होता है? पानी बहुत ही ज्यादा बबलिंग होने लगते हैं। ओके जी, आ रही बात समझ में? सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। यही वजह है कि क्या होते हैं?
पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करने लगते हैं। आई बात समझ में? ओके जी, यहाँ पे हमने समझाने की मैंने कोशिश की कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका टेम्परेचर देने के बाद जो उस मैटर्स में पार्टिकल्स में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर जाते हैं। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी ही ज्यादा उस पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। यही वजह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर का वो बहुत जल्दी क्या होता है, मूव करने लगते हैं बहुत तेजी से। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा क्या होंगे, चीजें मूव करनी शुरू हो जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का जो फिजिकल या फिर मैं कह सकता हूं जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर खासियत की हम लोग बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत ध्यान से देना। इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं। जब मैं इसको मैं पढ़ा दूंगा इस पूरे वाले चैप्टर को, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो दोस्तों अब हम लोग यहां पढ़ लेते हैं। इनकी 3 खासियत होती हैं। किसके? मैटर्स का जो पार्टिकल होते हैं या फिर मैटर का मैं कह सकता हूं उसके 3 खासियत होती है। पहला जो खासियत होता है वो होता है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो कि अभी मैंने सी पार्ट में मैंने समझाने की मैंने कोशिश की। दूसरा वो है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। दे का मतलब होता है मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में भी स्पेस होता है। आ रही बात समझ में? दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे का मतलब होता है मैटर्स जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है चंबुक की तरह। मतलब चंबुक की तरह नहीं, मतलब एग्जाम्पल दिया। ऐसा नहीं कि सारे मैटर्स आपस में से चिपक के ही रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं। अगर चिपक के होता तो इसका मतलब एयर भी क्या है, मैटर है। वो भी अगर चिपक जाते तो हमारे क्या होता, ऐसे हमारा भी चेहरा क्या दब जाता है, हम भी बिल्कुल एक सुखड़े हुए से होते है ना। लेकिन ऐसा नहीं, अट्रैक्ट जरूर करता है, लेकिन कौन सा करता है फिर हम लोग बताएंगे आगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग 1 बाय 1 शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे वो है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला पॉइंट वो है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं तब जब हम उसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या फिर उसमें जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं। इसका जो डेफिनेशन है आपको बिल्कुल ये वाला लिख लेना है। यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या करना है, डेफिनेशन बिल्कुल फटाफट आप लिख लो। यहां मुझे पॉज करो, मुझे नहीं, मतलब वीडियो को आप पॉज करें। आप यहां से जो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग का जो डेफिनेशन होगा यहां सी पार्ट को पूरे लिख लेना है। आई होप आपने लिख लिया होगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखने के बाद सी पॉइंट को सी नहीं लिखना, डायरेक्ट इसके पॉइंट्स बना के लिखने हैं। अब लिखे, इन्हीं में एक पॉइंट आ जाता है डिफ्यूजन। क्या आ जाता है? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, जरा समझिए। यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। कहता है 2 अलग अलग तरह का मैटर जब आपस में मिल जाता है और साथ में वो अपने आप में ही मिल करके मिक्स हो जाता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर हम चीनी ले, एक में पानी ले, अगर हम दोनों को अगर हम मिक्स कर दे आपस में, तो जब हम उसको शेकिंग करने के बाद जब हम चीनी को बहुत अच्छे से अगर पानी में मिक्स कर दें और हमें चीनी का पार्टिकल्स अगर हमें दिखाई ना दे तो समझ लेना कि वहां पे डिफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो 2 तरह के अलग अलग मैटर्स है। पहला वाटर था, मतलब वाटर क्या लिक्विड का फॉर्म में आ गया, और दूसरा हमारे चीनी जो है, शुगर का जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो चीनी होते हैं, वो होते हैं सॉलिड का फॉर्म में। जब लिक्विड और सॉलिड हो गया, यहाँ पर जब पानी और चीनी जब आपस में मिल गया तो क्या होगा, वो उसमें जाकर डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरीका से। पानी में जो स्पेस होते हैं उसमें जाकर वो चिपक जाता है और इस हिसाब से हमें पता ही नहीं लगा पाता है कि पानी में चीनी है या नहीं। जब हम टेस्ट करते हैं हमें तब पता चलता है, उससे पहले हमें देखने से पता नहीं चलता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग दोस्तों आगे पढ़ते और समझते हैं। बिल्कुल आपको A to Z कॉपी करनी है। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें मैंने लिखा है, इसमें मूवमेंट जो होता है वो सबसे कम दोस्तों होता है वो है सॉलिड्स में। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो कम होता है क्योंकि वो मजबूत बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी जो पार्टिकल्स है ना नजदीक बहुत ज्यादा होते हैं ना। अगर मैं बोलूं आपको
कि अगर ईंट पत्थर को उठाओ तो पत्थर के कंपेयर में अगर मैं एक आइस का टुकड़ा ले लूं, है ना, तो ज्यादा कौन मजबूत होगा? जाहिर सी बात है पत्थर के टुकड़े ज्यादा मजबूत होंगे। जो लिक्विड की जो बनी हुई चीजें होंगी वो क्या होंगी? कम मजबूत होंगी। और गैसेस का तो खैर उसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीली है, उसके स्पेस क्या बहुत, जैसे कि मैं एयर की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर है, जिसके वजह से हम लोग बातें करते हैं तो वो आसानी से दूर तक पहुंच पाए और हम आसानी से जल्दी जल्दी चल पाते हैं। अगर मैं बोलूं अगर बहुत सारे अगर पत्थर रास्ते में हो जाए, क्या हम जल्दी जल्दी भाग पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो खाली नहीं है, एयर वहां पे ज्यादा नहीं है, एयर के बदले में कुछ और चीजें, अब पत्थर वगैरह ज्यादा है। सो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सॉलिड्स में मूवमेंट बहुत कम होता है ना, मिनिमम इन सॉलिड्स में मूवमेंट बहुत कम होता है, और लिक्विड में किससे, सॉलिड से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होता है वो होता है गैसेस में। क्या होता है, जैसे कि अगर खाना अगर किचन में बन रहा होता है तो विद इन सेकेंड्स दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है, या फिर अगर आप एक जगह अगर परफ्यूम अगर यूज करते हैं तो दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस जो होती हैं, एयर जो हमारे होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी का ट्रेवल करके दूर तक पहुंच जाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल छोटा सा लिया है, मैंने यहाँ लिक्विड लिया है, ये क्या, पानी, वाटर है। क्या दोस्तों? वाटर है। इस वाटर में अगर हल्दी, वही हल्दी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं खाने में, कौन से कलर का होता है? पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अगर हमने इसे पानी अगर हम मिला दिया, थोड़ा सा अगर हम चम्मच से अगर हिला दे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? पूरे का पूरे पानी क्या हो जाएगा? उसी कलर का हो जाएगा। क्यों? जो मॉलिक्यूल्स जो है, जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? इसमें लिक्विड मैंने एक एग्जांपल लिया। अगर ये चीज अगर गैसेस में होता, गैसेस में क्या होगा? परफ्यूम होगा या फिर खुशबू से ही रिलेटेड होगा। ऐसे थोड़ा ना है कि हवा में अगर हमने हल्दी मिला दिया तो हल्दी पूरा फैल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो गैसेस के फॉर्म में होता है, तो हमें गैस से ही खुशबू फैलती है। आ रही ना बात समझ में? सो गाइस, मैंने यह समझाने की मैंने कोशिश की अब बेहतर ढंग से, और फिर हमारी जो अगली जो मुलाकात होगी वो होगी अगले पार्ट में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।